द चैट में आप अपने क्वेश्चन नंबर ऑफ लेवल डी जो डाउट्स में है पूछना है आपको, वो सेंड कर सकते हैं बच्चों प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3। 1। 23 क्वेश्चन ही हैं, जल्दी जल्दी आप बता देंगे, मैं लिखता जाऊंगा सारे यहाँ पे। 3, 1, 9, 5, 10, 16, 12, 6। 3, 1, 9, 5, 10, 16, 12, 6, 4, 8, 7, 18, 20, 13, 24, 21 एंड 24, 21, 24। मेरा 24 क्वेश्चन है इस सीट में, लेवल डी पे। चलिए, एक बार मैंने सारे क्वेश्चंस लिख दिए बच्चों, आप प्लीज चेक कर लीजिए, है ना। 23 ही क्वेश्चन है, 24 जिसने लिखा है बेटा वैसे ही। 23 क्वेश्चन हैं लेवल डी में सिर्फ। सर सिग्मा, सर सिग्मा। ओके, तो दीज आर द क्वेश्चन जो आप पूछने वाले हैं। 3, 1, 9, 5, 10, 16, 12, 6, 4, 8, 7, 18, 20, 13, 21 एंड 23। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखो, क्या लिखा है बेटा। अ यूनिट वेक्टर along the incident ray of a light is I cap. The unit vector from the corresponding refracted ray of light is R cap। पहले तो इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लेंगे, इस क्वेश्चन में चेंज कर लेंगे। व्हाट इज द चेंज बेटा, जो वहां पे लिखा हुआ है आई कैप एन कैप, ये पूरा कट करेंगे और यहाँ पे आर कैप लिखेंगे। इधर यूनिट वेक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट इज आर कैप, ठीक है। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द बाउंड्री ऑफ मीडियम, normal to the boundary of medium and directed towards the incident medium, if mu is the refractive index of the medium, then Snell's law of the refraction is, आपको पूछा गया Snell's law of refraction क्या लिखा जाएगा। अंडरस्टूड, दैट इज द होल क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा बेटा, समझने के लिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट क्या करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। इसमें इन्होंने सिंपल सा बोला हुआ है कि आपके पास एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पे इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे जो है वो आई कैप लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला देयर इज नॉर्मल वेक्टर, है ना। जो नॉर्मल है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द बाउंड्री ऑफ अ मीडियम एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इंसिडेंट मीडियम, तो इफ दिस इज इंसिडेंट मीडियम एंड दिस विल बी रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ठीक है। सो एन वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक।
तो हमारा जो एन वेक्टर होगा, एन कैप होगा, वो इधर रहा। सिमिलरली एन कैप नीचे भी मिल जाएगा आपको। नाउ आर वेक्टर जो होगा, आर कैप दैट इज रिफ्रैक्टिंग रे, वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब आई थिंक सभी को रिफ्रैक्शन थोड़ा बहुत तो याद ही होगा ना बेटा। यस सर। यस और नो? यस यस, सर। रिफ्रैक्शन आई थिंक सबको थोड़ा बहुत याद होगा। तो इफ आई से दिस इज एंगल थीटा आई एंड दिस इज एंगल थीटा आर, और ये मीडियम वन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो हमें क्या पता बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता था साइन ऑफ थीटा आई डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा आर। यस और नो? दैट वाज स्नेल्स यस लॉ। सर। अगर स्नेल्स लॉ के हिसाब से देखा जाए तो क्या मैं लिख सकता हूं कि साइन ऑफ थीटा आई इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा आर, बराबर? है यस ना? सर। नाउ अब तुम देखो बेटा, यहाँ पे आपको साइन थीटा आई साइन थीटा आर मिल रहा है, और आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है ये देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या क्रॉस प्रोडक्ट दिया हो बेटा, आई कैप क्रॉस एन कैप, आई कैप क्रॉस एन कैप, है ना? एंड फिर आपको क्या दिया, आर कैप डॉट एन कैप, आर कैप प्लस एन कैप, इस तरीके से दे रखा है। तो तुम मुझे बताओ साइन थीटा कब मिल सकता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए? यस और नो? साइन थीटा यस कब मिलेगा, जब सर। किया जाए। तो अब तुम मुझे बताओ, जब मैं आई क्रॉस एन करूंगा, जब मैं आई क्रॉस एन करूंगा तो मुझे मिलेगा साइन थीटा आई एंड वन इंटू वन। जब मैं आर क्रॉस एन करूंगा तो मुझे मिलेगा साइन थीटा आर वन इंटू वन, बराबर है बेटा? तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बनेगा दैट विल बी आई कैप क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ आर कैप क्रॉस एन कैप। ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर। क्या क्लियर हो गया बात कैसे किएगी बच्चा? यस सर। यस सर। ठीक है, स्टिल एनी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर वन में? ओके। नो सर। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू वाज, देखेंगे, कंपोनेंट ऑफ a vector along x and y directions are n plus 1 and n minus 1 respectively. If the coordinate system is rotated by an angle theta is equal to 60 degree, the component changes to n and 3. ठीक है, the value of n is, the value of n is, आपको n की वैल्यू बतानी है। नाउ टेल मी वन थिंग बच्चा, कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करने से क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर चेंज होगा? नहीं, magnitude of नो सर। vector still remains the same. And if component of vector along x and y axis are given, then the magnitude of the vector will be written as under root of component along x square plus component along y square. Yes or no? Yes. तो इफ दैट सो, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं बेटा? हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर टू। नाउ क्वेश्चन नंबर टू में बेसिकली सिंपल सी बात है कि ऑन चेंजिंग याद रखेंगे इस चीज को, ऑन चेंजिंग कोऑर्डिनेट्स, ऑन चेंजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑन चेंजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम और रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज। एंड इफ सो, अगर ऐसा होगा बेटा तो तुम मुझे बताना, क्या मैं लिख सकता हूं कि इफ इनिशियली, है ना, इन फर्स्ट केस, केस वन की अगर कंडीशन देखी जाए, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू एन प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, है ना? दिस विल बी और मैग्नीट्यूड इन फर्स्ट कंडीशन।
सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है बेटा, केस टू दिस ए स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो चेंज होने वाला नहीं, तो अगर पहले ए था तो बाद में भी होगा। तो पहले अगर ए स्क्वायर है तो बाद में भी ए स्क्वायर होगा, एंड कंपोनेंट, न्यू कंपोनेंट विल बिकम एन एंड थ्री। सो ए स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। बराबर। अगर ऐसा है कि दोनों कंपोनेंट इक्वल हैं, इफ बोथ कंपोनेंट्स आर इक्वल, देन यू कैन डायरेक्टली से दैट n प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस नाइन। सो फाइनली यू आर गोइंग टू गेट n स्क्वायर प्लस वन प्लस टू टाइम्स ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस नाइन। ठीक है। Now, अगर ऐसा है तो आप यहां से एन स्क्वायर को एन स्क्वायर से कट करेंगे, एन की वैल्यू 7/2 यानी कि 3.5 आएगी। डन। यस सर। यस। ओके। नाउ समवन हैज आस्क्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करते बेटा। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 is two point masses 1 and 2 move with uniform velocities v1 and v2 respectively. ठीक है। If their initial position vector are r1 vector and r2 vector respectively, which of the following should be satisfied for the collision of the point masses? For the collision of the point masses. Now collision का मतलब समझता है बच्चा आप लोग को, what do you mean by collision? यस। What is collision? That means one must have contact with another one. One must have contact with another one. Have any basic concept of relative motion? नो सर। नो सर। नो You सर। don't have. Okay, okay, leave it there. Leave it there. चलिए अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को। तुम मुझे बताओ, अगर एक पार्टिकल यहाँ पे है और एक पार्टिकल यहाँ पे है, ये दो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल ए हो, ये पार्टिकल बी हो, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, अगर ये इधर की तरफ जाए और ये इधर की तरफ जाए, V1 एंड V2, क्या ये कभी पॉसिबल है कि ये दोनों कभी जीवन में आर दे गोइंग टू कोलाइड? नो सर। नो। नो सर। नो सर। कभी नहीं ठीक है। तुम मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि सर V2 की वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल बी की वेलोसिटी इधर कर दो, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोलाइड करेगा? यस। नो। यस। नो नहीं, सर। अभी भी नहीं करेगा। रीजन क्या है? कि जब तक यहाँ पे बी वाला पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, क्या ए पार्टिकल यहाँ से जा चुका होगा? हाँ। हाँ। यस सर। यस सर। यस। ना, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि अगर बी को ए से कोलाइड करना है, तो दोनों पार्टिकल को इसी लाइन के लॉन्ग चलना पड़ेगा। यस। यस सर। यस क्या सर। दोनों पार्टिकल की वेलोसिटीज इसी लाइन के लॉन्ग ही चलनी पड़ेंगी? यस और नो? यस। तो अगर मेरे पास पोजीशन वेक्टर है ए का, पोजीशन वेक्टर है बी का, ठीक है, तो ए और बी का, ए से बी का जो पोजीशन वेक्टर होगा, अगर वो इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए ना बेटा। समझ में आ रहा है यस। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? यस। यस सर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूं ए से बी की तरफ जाने के लिए, अगर ए से बी की तरफ जाने के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो अगर कोलिजन होना है, पार्टिकल का अगर कोलिजन होना है, तो बी की जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक यस है। सर। यस। ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो ए और बी का जो पोजीशन वेक्टर होगा उससे मैं क्या लिखूंगा? आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। ठीक है। यस। और ए के रिस्पेक्ट में जो बी की वेलोसिटी होगी उसे मैं क्या लिखूंगा? वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर, बराबर। यस सर। नाउ टेल मी, अगर मुझे इनका कोलिजन कराना है, तो जो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन होगी उसके जस्ट अपोजिट वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होना चाहिए, है ना? यस।
तो वी कैप की वैल्यू माइनस ऑफ आर कैप होगी। वी कैप की वैल्यू माइनस ऑफ आर कैप होगा। क्या इतना अंडरस्टूड हो गया? क्या यहां तक बात क्लियर हुई बच्चों कि वी यस कैप की सर। वैल्यू आर कैप का? डन। ओके, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो तुम मुझे बताओ, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग शुड सेटिस्फाई फॉर द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द पॉइंट मासेस। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या यहाँ पे ये वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कर रहे हैं, है ना? वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कर रहे हैं, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, यही चल रहा है ना बेटा? और अगर हाँ यस। ध्यान सर। से यस सर। वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। तो बेसिकली यस आपका सर। जो ऑप्शन है वो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इज इक्वल टू V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर अपॉन मॉडुलस। क्या ये वाला सही हो जाएगा? यस सर। यस सर। क्यों सर, क्यों ऐसा सही होगा? क्योंकि ये क्या देगा? माइनस ऑफ V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर डिवाइड बाई V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर का मॉड। ये है ना? मुझे तो निगेटिव साइन चाहिए था ना, कि इसका और इसका उल्टा रहे। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। नंबर 3 क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन नंबर 3। सर रिपीट, सर एक बार रिपीट करो तो। मैं ऐसा बोल रहा हूँ बेटा कि आप ये बात को समझें कि कोलिजन करने के लिए अगर दो पार्टिकल में हम कोलिजन कराना चाहते हैं, तो अगर ये ए है ये बी है और इसकी पोजीशन वेक्टर बी की पोजीशन वेक्टर ए से इस डायरेक्शन में है, तो बी की वेलोसिटी वेक्टर ए के कंपैरिजन में इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है? मतलब वी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन का उल्टा होना चाहिए। पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो R2 - R1 अपॉन R2 - R1 का मॉडुलस, और वेलोसिटी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो V2 - V1 अपॉन V2 - V1 का मॉडुलस। तो हमने बेसिकली यूनिट वेक्टर्स को इक्वेट करना है बट नेगेटिव साइन के साथ। क्या मेरी बात क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चर्चा करेंगे। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4 बेटा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। इन अ मीथेन CH4 molecule, each hydrogen atom is at corner of a regular tetrahedron with a carbon atom at the center. In the coordinates where one of the CH bond is in the direction of I plus J plus K, and adjacent CH bond is in the direction I cap minus J cap minus K cap. The angle, the angle between these two bonds, एंगल बिटवीन दीज टू बॉन्ड्स आपसे पूछा गया है। व्हाट विल बी एंगल बिटवीन दीज टू बॉन्ड्स? यानी कोई आइडिया किसी को? व्हाट इज एंगल बिटवीन दीज टू बॉन्ड्स? कैसे करेंगे? ऑब्वियसली यू कैन डू डॉट दिस प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन कॉस्ट। बाय डॉट प्रोडक्ट। नॉट यस, सर। है ना? तो हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या अप्लाई कर दें बच्चा? cos थीटा इज इक्वल टू, इफ दिस इज ए, टेकिंग दिस इज ए वेक्टर, taking this as p vector, you will write it as cos theta is equal to a vector dot b vector divided by a into b, बराबर? नाउ ध्यान से देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या मिलेगा बच्चा? आई इंटू आई 1, जे इंटू जे -1, के इंटू के -1, होल डिवाइड बाई √3 इंटू √3। ठीक है? तो दिस विल बी इक्वल टू -1/3। सो थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट -1/3। ठीक है? सो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर लगेगा। डन। ओके, गुड। नंबर 5। यस सर।
Consider east as a positive x-axis, north as positive y-axis. A girl walks 10 meter east first time, then 10 meter in a direction 30-degree west of the north, 30-degree west of the north for the second time. Then third time in an unknown direction and magnitude so as to return to her initial position. So as to return to her initial position. Now, what is her third displacement in unit vector notation? आपको बताना है what is her third displacement in unit vector notation. That means I cap j cap के फॉर्मेट में आपको बताना है. Now 10 मीटर ईस्ट गया बेटा, प्लीज इसे ध्यान से देखेंगे. मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. दिस इज ओके. नाउ अगर मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट गर्ल वॉक्स 10 मीटर ईस्ट, so 10 meter east like this one, 10 meter east, this is 10 meter east. Then girl starts to walk 10 meter in a direction 30-degree west of north. So this is north direction and west will be in this direction. ठीक है. तो नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट, दैट मीन्स अगर मैं ये बोलूं दिस इज योर नॉर्थ डायरेक्शन, देन बेसिकली दे आर ट्राइंग टू डू दैट दे आर टेकिंग एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम दिस ब्लू लाइन एंड ट्रेवल 10 मीटर इन दिस डायरेक्शन, 10 मीटर इन दिस डायरेक्शन. ये रहा. ठीक है. 10 मीटर विद एंगल 30 डिग्री. समझ में आया क्या? 10 मीटर विद एंगल 30 डिग्री. ना अगर ऐसा है. एंगल सर, हाँ. एंगल ऊपर ही क्यों लिया समझ रहे हैं? एंगल एंगल ऊपर वाला ही क्यों लिया? बेटा वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोला है ना, मतलब आपको एंगल नॉर्थ से जा करके वेस्ट की डायरेक्शन में लेना है. क्लियर? ये क्या बोला बेटा? हाँ वेस्ट हाँ ऑफ नॉर्थ बोला है. दैट मीन्स आपको नॉर्थ में जाना है, आपको नॉर्थ में जाके वेस्ट की तरफ घूमना है. ठीक है. तो हमारा जो हाँ। एंगल होगा ये वाला होगा. आई थिंक समझ में आ गया आपको. स्टेटमेंट को रीड करो. यस सर, वेस्ट ऑफ यस। नॉर्थ बोला है ना कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला. अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोलता तो किधर जाते? इस साइड चले जाते. ठीक है. अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज हर थर्ड डिस्प्लेसमेंट, और क्या करना है? सो एज टू रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन. दैट मींस फाइनली जो है वो बॉडी यहाँ पे वापस आ जाएगी. फाइनली दिस गर्ल इज गोइंग टू कम बैक टू दिस ओरिजिनल पोजीशन. तो आपको ये जानना है. अच्छा, तो तुम मुझे बताओ ये कितना चला. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कंपोनेंट निकाल लेंगे ना. हम क्या करेंगे बेटा? कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे ना. कंपोनेंट क्या होगा? 10 cos 30. तो ये वाली कंपोनेंट हो जाएगा हमारा 10 cos 30. 10 cos 30, 10 cos 30, this will be basically 5 √3. यस. एंड सेकेंड थिंग बच्चा, ये वाला जो है अपना, ये क्या हो जाएगा? 10 sin 30. दैट मीन्स इट विल बी 5. इट विल बी 5. तो तुम मुझे बताओ जो फाइनल चलना होगा मुझे अपनी पोजीशन ओरिजिन पे वापस आने के लिए, क्या वो इस डायरेक्शन में 5 चलना पड़ेगा और नीचे की डायरेक्शन में 5 √3 चलना पड़ेगा? अगर ऐसा है तो जो फाइनल वेक्टर मैं लिखूंगा, जो फाइनल वेक्टर मैं लिखूंगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन बेटा. ये रहेगा. क्लियर? दिस ब्लू लाइन, एक्सक्यूज मी दिस ब्लू सर। वेक्टर विल बी आवर फाइनल वेक्टर. यस और नो? यस. एंड इसका यस। अगर देखा जाए तो आई कैप में क्या बच्चा? 5 है, लेकिन किस डायरेक्शन में? माइनस आई कैप है ना. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 माइनस आई कैप. ठीक है. एंड 5 √3 माइनस जे कैप. ठीक है. सो फाइनल आंसर विल बी आवर 5 आई कैप माइनस 5 √3 जे कैप. क्या ऑप्शन ए कैसे आया? क्लियर हो गया बेटा? यस सर। यस सर। एवरीवन इज क्लियर? नाउ समवन हैज आस्क्ड क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, देन क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10. ये सारे ही पूछे हैं लगभग आप लोगों ने. क्वेश्चन नंबर 6, देखो ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 6 को तो आपको फीलिंग आएगा कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 बोथ आर सेम. ठीक है. रिपीट कर रहा हूं मैं, देख लेना बेटा.
कह रहा है कि अ सेल बोट सेल्स 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, 5 किलोमीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, एंड फाइनली एन अननोन डिस्प्लेसमेंट if the final displacement of both boat from the starting point is 6 kilometer due east. If the final displacement of boat from the starting point is 6 kilometer due east, determine the third displacement. आपको थर्ड डिस्प्लेसमेंट बताना है। ना क्वेश्चन को रीड करेंगे और समझेंगे बेटा, आपको क्लियर होगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं एक बार देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, समझते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है सेल बोट सेल्स 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, मतलब अगर इसमें देखा जाए तो ये अगर हमारा ओरिजिन है तो यहाँ से 2 किलोमीटर ईस्ट में चलेगा। ठीक है, 2 किलोमीटर ईस्ट, है ना, सबको पता है ना ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ किधर को होगा। अगर ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, और ये साउथ है, बराबर। चलो, तो अब यहाँ पे 2 किलोमीटर ईस्ट को हो गया, हम लोग पहले पहला मोशन हमारा हो गया। फिर क्या बोल रहा है, एंड 5 किलोमीटर साउथ ऑफ ईस्ट, 5 किलोमीटर साउथ ऑफ ईस्ट। तो बेसिकली वी आर गोइंग इन साउथ डायरेक्शन। वेयर साउथ बच्चा, ये हमारा साउथ है, ईस्ट के साउथ मतलब क्या, मैं इधर घूमूंगा बेटा, है ना। ईस्ट का साउथ, ईस्ट का साउथ जाना है मतलब इधर की तरफ जाने का है। ओके, तो 5 किलोमीटर साउथ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो मतलब यहाँ पे जो हम एंगल लेंगे दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ दिस एंगल विल बी 37 डिग्री, अंडरस्टूड। और ये कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। तुम बताओ, ये एंगल कुछ जाना पहचाना सा एंगल है क्या, 37 डिग्री, है ना। 37 डिग्री अगर जाना पहचाना सा है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 5 किलोमीटर अगर ये है तो क्या ये वाली जो लेंथ होगी, जो कंपोनेंट होंगे 5 किलोमीटर के, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस विल बी 4 मीटर एंड दिस विल बी, सॉरी, 4 किलोमीटर एंड दिस विल बी 3 किलोमीटर बच्चा। Yes. Yes. Yes, sir. Yes. Yes. एवरीवन ओके, यस। नाउ अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो देखो फाइनल स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। if the final displacement of the boat if the final displacement of the boat from the starting point is 6 kilometer due east, ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 6 किलोमीटर ईस्ट में है, मतलब यहां से ऐसे सीधा जाना पड़ रहा है ना इसको। तो तुम बताओ, ये 2 और यहाँ पे ये 4, मतलब क्या यही वाला पॉइंट तो रीच करना है ना, ये पॉइंट रीच करना है, दिस वन पॉइंट पी, यही पॉइंट तो अपने को रीच करना है। तो अगर ये रीच करना है तो थर्ड डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, थर्ड डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा बेटा, दिस ब्लू लाइन, दिस ब्लू लाइन विल बी आवर थर्ड Not. डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अगर ये ओ है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, तो फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट होगा अपना, वो किस डायरेक्शन में होगा, बी सी की डायरेक्शन में होगा। कितना चलना पड़ेगा बच्चा, 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा, किधर की तरफ चलना पड़ेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो अपना ऑप्शन क्या बन गया, 3 किलोमीटर नॉर्थ, 6 का आंसर। क्लियर, Yes, sir. Yes, सभी sir. को क्लियर है। जस्ट मैंने आपको पिछली बार भी बोला था बेटा, आप जरूरी नहीं है कि माइक ही ऑन करें, आप जस्ट अपना थंब रेज कर सकते हैं, आप जस्ट अपना हैंड रेज कर सकते हैं, एंड यू कैन गिव मी अ सर्टेन आइडिया कि आपको क्लियर हो गया है। जिनको नहीं समझा दे कैन ओपन योर माइक एंड आस्क मी अगेन, सर ये वाला पॉइंट नहीं समझा है। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज ओवर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या है। टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन p न्यूटन एक्ट ऑन द पार्टिकल, देन द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट्स ड्यू वेस्ट, ठीक है, एंड फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड p न्यूटन एक्ट्स on a bearing 30 degree east of north as shown in the figure. The resultant of these two forces act due north. रिजल्टेंट किधर काम कर रहा है बच्चा, नॉर्थ डायरेक्शन में। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट। ऑब्वियस सी बात, क्या तुमको समझ में आ रही क्वेश्चन नंबर 7 में कि इनका कहना है कि जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट है ऑफ दिस पर्टिकुलर,
इनका कहना है कि जो हमारा रिजल्टेंट ऑफ दिस सिस्टम, दिस फोर्सेस, वो किधर की तरफ है, नॉर्थ की डायरेक्शन में है। अगर इनका रिजल्टेंट नॉर्थ की डायरेक्शन में है, इसका साफ साफ क्या मतलब होता है बेटा, कि जो ये पी वेक्टर है, जो ये पी वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक ये वाला होगा जिसे मैं क्या बोलूंगा, पी कॉस 30, और दूसरा ये वाला वेक्टर होगा जिसे मैं क्या बोलूंगा बच्चा, दिस विल बी एस पी साइन 30। नाउ पी साइन 30, तो अगर इनके रिजल्टेंट को नॉर्थ डायरेक्शन में होना है, इसका मतलब सिंपल सा है बच्चा कि पी साइन 30 की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 10। और अगर ये 10 के बराबर होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन का बचेगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन का बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ध्यान से देखो, साइन 30 तो 1/2 होता है ना, तो अगर साइन 30 1/2 होता तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन। एंड इफ पी इज 20 न्यूटन, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया बच्चा पी कॉस 30, एंड दैट विल बी 20 मल्टीप्लाइड बाई √3/2, सो योर आंसर विल बी 10√3। अंडरस्टूड? सर वापस बता सकते हो प्लीज? ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चा, फिर से सुनो। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास 10 न्यूटन का और p न्यूटन का दो फोर्सेस हैं, जिनके एप्लीकेशन इस तरीके से हो रही है। बट क्वेश्चन इज सेइंग दैट रिजल्टेंट जो है दैट इज एक्टिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। सो अगर नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये p जो है वो ऑब्लिक है। ऑब्लिक मतलब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्सिस एक्सिस पे होगा दैट इज p साइन 30, और एक y एक्सिस पे होगा दैट इज p कॉस 30। बराबर? ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे तुमसे क्या बोला गया बेटा, क्योंकि आपका रिजल्टेंट सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ में, यानी कि सिर्फ आपको फाइनल पी कॉस 30 ही चाहिए। तो अगर पी कॉस 30 चाहिए, इसका मतलब कि 10 न्यूटन की वैल्यू पी साइन 30 से कटनी चाहिए, 10 न्यूटन की वैल्यू पी साइन 30 से कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। अगर ये कैंसिल आउट होगा, इसका मतलब दे मस्ट बी इक्वल इन नेचर। तो अगर ये इक्वल है तो मैं क्या लिखूंगा, पी साइन 30 इज इक्वल टू 10, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो p/2 इज इक्वल टू 10, सो P विल बिकम इक्वल टू 20 न्यूटन। ना हमें रिजल्टेंट चाहिए था, तो रिजल्टेंट R की वैल्यू P cos 30 एज तो हमें पहले से पता है, तो P cos 30 की जगह पे हम 20 cos 30 पुट करें, cos 30 √3/2, सो आंसर इज 10√3 न्यूटन। इज इट डन? यस Yes. चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग बार बार देख रहे हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, मैं फिर से एक बार बताऊंगा आपको, प्लीज इसे देख लें भाई, ये टाइप के क्वेश्चन बार बार एक ही तरीके से किए जाते हैं, है ना। चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग दैट इफ वेक्टर c is added to vector d, the resultant is third vector that is perpendicular to d vector and has magnitude equal to 3d vector। ठीक है, जो रिजल्टेंट है वो डी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 3D टाइम, मतलब 3 टाइम्स ऑफ डी वेक्टर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सी टू डी, आपको पूछा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सी टू डी। नाउ ध्यान से देखो कि अगर ये डी वेक्टर है अपना, इफ दिस इज आवर डी वेक्टर, if this is our d vector and the resultant we want is perpendicular to d vector। ठीक है, रिजल्टेंट वी वांट इज परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर। बराबर? सो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ डी, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ डी। ओके, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 टाइम्स ऑफ डी है, 30 नहीं लिखा है ये, 3 टाइम्स ऑफ डी। ओके, एंड सी वेक्टर विल बी, तो अपना जो सी वेक्टर होगा वो कुछ इधर ही होगा ना बेटा, ऐसे, ये अपना सी वेक्टर होना चाहिए। अगर मैं वेक्टर को रिप्लेस करूं तो क्या वेक्टर हमारा रिप्लेस होकर के वापस इस तरीके से आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा सी वेक्टर। बराबर? तो हमें क्या मिल गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया।
इसमें इसका मैग्नीट्यूड है सी, इसका मैग्नीट्यूड है डी, और इसका मैग्नीट्यूड है 3D। तो क्या राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से मैं लिख सकता हूं बच्चा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3D होल स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। दैट मीन्स यहां पे मैं लिख सकता हूं सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10D स्क्वायर। दैट मीन्स मैं यहां से लिख सकता हूं बच्चा, C बाई डी इज इक्वल टू √10, और इट कुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 पॉइंट। समझ गया बच्चों? Yes, sir. Yes. मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is question number 8 done. Now we are moving for question number 9. Let us see question number 9. Question number 9 says three vectors A, B, and C added together to yield 0. A vector plus B vector plus C vector is equal to 0. The vectors A and C point in opposite direction and their magnitudes are related as the expression A is equal to 2C. Then which one of the following conclusion is correct? तो बेटा इसमें ध्यान से देखो, अगर ये C वेक्टर है और बोला जा रहा है कि A एंड C पॉइंट्स अपोजिट, मतलब ये C अगर है तो A जो होगा वो इसका डबल है मैग्नीट्यूड में, है ना? तो ये हो गया A वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 2 टाइम्स ऑफ C है, जिसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स ऑफ C है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि बताओ B के बारे में क्या बोल सकते हैं, क्योंकि फाइनल आंसर अपने को 0 है, यानी कि इन दोनों का ए और सी का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर की तरफ मिलेगा ना बेटा, दैट विल बी सी। ए और सी का जो वेक्टर रिजल्टेंट होगा वो एक ही डायरेक्शन में मिलेगा जिसकी मैग्नीट्यूड सी के बराबर होगी। तो अगर मुझे इसे 0 करना है तो मैं जो वी वेक्टर पुट करूंगा वो इसके अपोजिट की डायरेक्शन में होगी, दैट विल बी बी वेक्टर आवर्स, और वी वेक्टर विल बी रेड इन कलर। नाउ दिस पर्टिकुलर वेक्टर जो है इसकी जो वैल्यू होगी बच्चा वो सी के बराबर ही होनी चाहिए ना, ठीक है? इसकी वैल्यू क्या होगी, सी के बराबर होगी। ओके, अगर ऐसा है तो अब तुम मुझे बताओ ऑप्शन क्या बनेगा। ऑप्शन बनेगा ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड अपोजिट डायरेक्शन, नो, गलत हो गया। बी एंड सी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड पॉइंट इन सेम डायरेक्शन, यस। बी और सी जो होगा बच्चा वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और सेम डायरेक्शन में होंगे, तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे बच्चा, 2C। और ए वेक्टर जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है जिसकी खुद की मैग्नीट्यूड कितनी है, 2C, विल गेट कैंसिल आउट। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, है sir. ना? अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारा ऐसा रिलेशन फॉर्म होगा फाइनली, जो मैंने यहाँ बना के दिया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सर नाइन्थ व्हाट का इज ऑप्शन क्वेश्चन? सी होना चाहिए ना, बी एंड सी पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन। बी हाँ एंड यस सी, सर। क्या बेटा फिर से बोलो? पॉइंट बी एंड सी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। बी एंड सी एक डायरेक्शन में हो जाएंगे तो वो 2 × 2 हो जाएगा ना। चलो ठीक है, कर लेते हैं। देखो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 2C है, हाँ सी का मैग्नीट्यूड C है, हाँ। और तुम चाहते हो कि बी जो है वो सी के अपोजिट हो, बराबर? तुम चाहते हो बी जो है ओके वो ओके, आई सी के गॉट, अपोजिट हो, समझा सर। तो बी इधर की तरफ कर दिया, चलेगा? समझा सर। सर मैंने वो ए को सी पता किया था। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर ये फाइनल 0 हो सकता है क्या कभी? नहीं होगा, फाइनल 0 नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये चीज गलत हो जाएगी अपनी। चलो, जिन जिनको ये बात अनक्लियर थी, क्या क्लियर हुई बेटा अभी? यस सर। कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो नेट वैल्यू हमारी 0 नहीं होगी, जो कि हमारा पहला ही रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन का। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा।
Next question is two-dimensional motion of a particle. The particle moves from point A of the position vector r1, point B position vector r2. If the magnitude of these vectors are respectively r1 3 है, r2 4 है, the angle makes and the angle they makes with the x-axis are theta 1 75 degree and theta 2 15 degree respectively. Then find the magnitude of displacement. Okay, find the magnitude of displacement. Now tell me what will be the displacement here बच्चा. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा दैट विल बी पोजीशन वेक्टर का सबट्रैक्शन. इसमें कोई दिक्कत. डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट विल बी पोजीशन वेक्टर का सबट्रैक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ये ए बी होगा ना. यहाँ पे जो ए बी है वही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा. यस और नो. Yes, sir. तो Yes, sir. ए बी अगर डिस्प्लेसमेंट है तो हमारा जो ए बी की वैल्यू होगी, ए बी वेक्टर की जो वैल्यू होगी, या तो वो आर वन माइनस आर टू वेक्टर होगा, या तो वो आर टू माइनस आर वन वेक्टर होगा. ठीक है, या तो वो आर वन माइनस आर टू वेक्टर होगा, या तो वो आर टू माइनस आर वन वेक्टर होगा. आपने आराम से समय लेकर के इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन अप्लाई कर देना. आपको दिख जाएगा कि ए बी वेक्टर जो आपका है वो आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर होगा. ठीक है, ओके. नाउ हमें तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बेटा हम लोग. तो मैग्नीट्यूड हमें पता था कि फॉर्मूला क्या मैग्नीट्यूड का, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा. तुम मुझे बताओ, थीटा वन दिया है 75, थीटा टू दिया है 15 डिग्री. ठीक है, तो इन दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. ओके, दिस वेक्टर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विल बिकम 60 डिग्री. अगर ऐसा है तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको मैं क्या लिखूंगा, दैट विल बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ कॉस 60. ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, दैट विल बी आवर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. एंड फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर मिलेगा अंडर रूट ऑफ 13. क्लियर है. Yes, sir. चलो, क्वेश्चन नंबर 10 भी डन. क्वेश्चन नंबर 10 डन. 11 आपने नहीं पूछा है, 12 आपने पूछा है. क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं. 12 में सबसे पहले आप करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए प्लीज, यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है, यहाँ पे स्क्वायर दे दिया बाई चांस. ठीक है, ये चीजें आप हटाएंगे. ठीक, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू डेल्टा थीटा है, मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू डेल्टा थीटा माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर है. ओके, दीज आर ऑप्शंस. ये ऑप्शन होने चाहिए, वहां पे स्क्वायर नहीं होगा. ठीक, तो आप इसे हटा देंगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन. अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ बेटा. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12 सेइंग, ध्यान से देखेंगे. A vector A is rotated by angle delta theta radians to get a new vector B vector. In that case, B vector minus A vector का मॉडुलस बताइए. Now, क्या हमने A वेक्टर को रोटेट करके किया B वेक्टर निकाला है ना. हमने A वेक्टर को रोटेट करके B वेक्टर निकाला. तो एक बात तुम मुझे बताओ, क्या मॉडुलस ऑफ B वेक्टर की वैल्यू क्या मॉडुलस ऑफ A वेक्टर के बराबर होगा. Yes. Yes, sir. वो तो चेंज नहीं हो रहा. और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बच्चा, बी वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ये क्या डेल्टा थीटा है. Delta theta. तो जो आप लिखोगे यहाँ पे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की मॉडुलस, इसकी वैल्यू क्या लिखी जाए, क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू कॉस डेल्टा थीटा. सर यहाँ पे बी तो आया नहीं, क्या मैंने आपको बोला भाई ए और बी बराबर है मैग्नीट्यूड के मामले में, Yes, sir. है ना. Yes. और अगर मैं ये लिख पाया तो क्या मैं यहाँ से ए को कॉमन कर लूं, तो ए बाहर आ गया. अंडर रूट में क्या लिखने को मिला बच्चा, 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा. ठीक है, और आप लोग इसको तो जानते हैं कैसे करना होता है, अंडर रूट 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2. फॉर्मूला पता है ना, 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. यहाँ पे डेल्टा थीटा बाई 2 हो गया. अब तुम बताओ, 2 2 बाहर आ गया, 2
ए साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई टू क्या हो जाए बच्चा, साइन डेल्टा थीटा बाई टू। अब अगर आपको देखो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेल्टा थीटा इज वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। और जब डेल्टा थीटा वेरी स्मॉल है तो हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होती है इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। क्लियर है? अगर ऐसा है बच्चों तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ a इंटू डेल्टा थीटा बाई 2, सो 2 विल गेट कैंसिल आउट एंड योर आंसर विल बी a टाइम्स ऑफ डेल्टा थीटा। सॉल्यूशन क्लियर? Yes, sir. ठीक है, एक बार प्लीज फिर से देख लीजिए। एनी डाउट, एनीवन? नो। ठीक है, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, सॉल्यूशन क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है बच्चों, फिर देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 देन 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। दिस आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आपको जस्ट करना क्या था बेटा, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देने से काम हो जाता। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन दैट a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस 2y j कैप, देन व्हाट इज a वेक्टर। ठीक है, तो आई एम जस्ट टेकिंग स्नैप हियर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, प्लीज ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे ए वेक्टर के बारे में पूछा है। दैट मीन्स आप चाहते हैं कि किसी तरीके से मैं बी वेक्टर को एलिमिनेट कर दूं। ठीक है, मैं किसी तरीके से बी वेक्टर को क्या कर दूं, एलिमिनेट कर दूं। तो मैं क्या करता हूं बच्चा, मैंने किया कि ए वेक्टर जो है वो तो एज इट इज लिख दिया, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा था x1 आई कैप मैंने लिखा, और यहाँ पे y1 जे कैप मैंने लिखा। मैंने जो दूसरा एक्सप्रेशन है 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं ए निकालना, तो मैं चाहूंगा बी हटा दूं। तो मैंने क्या किया, उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। मतलब अब मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूं बच्चा, 4a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x2 आई कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ y2 जे कैप। क्या यही लिखूंगा मैं? मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। अब मैं चाहता हूँ इसे ऐड करना, तो ऐड करने पे ये कट गया, और हमें क्या मिलेगा बच्चा, 5 टाइम्स ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 आई कैप प्लस y1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y2 जे कैप। ठीक है, तो a वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a वेक्टर विल बी 1/5 x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 आई कैप प्लस 1/5 y1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y2 जे कैप। डन? इजी था, इट वॉज इजी, यू शुड हैव सॉल्व इट। ठीक है, Yes, चलो sir. नंबर 13 हो गया। देन आफ्टर 13 आई एम सीइंग क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं सीधा। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 16? ओके, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 को थोड़ा समझेंगे बेटा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये कह रहे हैं एट पिकनिक देयर इज अ कॉन्टेस्ट इन विच दिस इज हैपनिंग। ओके ना, ये सब कहानी तो अच्छी है, पहले पढ़ लो अच्छे से तुम लोग, तब आगे बात करेंगे। कि एट अ पिकनिक देयर इज अ कॉन्टेस्ट इन विच होजेस आर यूज्ड टू शूट वाटर एट अ बीच बॉल from three directions. As a result, three forces act on the ball: F1, F2, F3. See the drawing. The magnitude of F1 and F2 are given, that is 50 Newton and 90 Newton. Using the graphical technique, determine the angle such that the resultant force acting on the ball is zero.
तो रिजल्टेंट एक्टिंग ऑन द बॉल इज जीरो है बच्चा, रिजल्टेंट एक्टिंग ऑन द बॉल इज जीरो, ऐसी कंडीशन आपको बोला है। ठीक, तो अब कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं किस तरीके से लिखा जा सकता है। ना हमें F2 की वैल्यू दी है, हमें F2 की वैल्यू प्रोवाइड करी गई है, तो अपन से पहले करते हैं यहां से क्वेश्चन को कट, लेट अस टेक इट। यस, क्वेश्चन नंबर 16। देखो बेटा, अब यहाँ पे दो डायरेक्शन है क्या बेसिकली, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है, एक हमारा एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है। क्योंकि हमारा फाइनल फोर्स की वैल्यू जीरो है, मतलब एक्स डायरेक्शन सब कुछ क्या हो जाना चाहिए, जीरो जाना चाहिए, और वाई डायरेक्शन में भी सब कुछ क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, बराबर। एक्स डायरेक्शन में भी सब कुछ जीरो और वाई डायरेक्शन में सब कुछ जीरो। अब तुम मुझे बताओ पहले, F2 वेक्टर का वाई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट बनेगा क्या, F2 वेक्टर का वाई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट बनेगा क्या बेटा? नो सर। नहीं सर। No, sir. नो। किसका बनेगा, F3 एंड F1। तो F1 का क्या F3 बनेगा देख लेते हैं। एंड इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन देखेंगे हम लोग, इन वाई डायरेक्शन अगर बात करें तो हमें मिलेगा F1 460। साइन 60, F1 साइन 60 इज इक्वल टू F3 साइन थीटा, बराबर। नो साइन 60 इज व्हाट, √3/2, है ना। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि F3 इज इक्वल टू 50 इंटू √3/2 1/sin थीटा, दैट इज 25 √3/sin थीटा। ये हमारा F3 आ गया, ठीक है। नाउ अब हम लोग एक्स डायरेक्शन में चलते हैं बेटा। एक्स डायरेक्शन में क्या होने वाला है इसे देखिए। सो इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, ध्यान से देखो, एक्स डायरेक्शन में क्या F1 वेक्टर का जो कंपोनेंट है और F3 वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो सपोर्ट करेगा, और वो दोनों मिल करके F2 वेक्टर के कंपोनेंट को अपोज करेंगे। इज दैट सो, है ना। यस सर। F1 वेक्टर Yes. और F2 वेक्टर, F1 वेक्टर और F3 वेक्टर सपोर्ट कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में एक दूसरे को, और F2 वेक्टर को अपोज कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, कि F1 cos 60 प्लस F3 cos थीटा इज इक्वल टू F2, ठीक है। नाउ F1 कितना था बच्चा, 50, cos 60 क्या है, 1/2, प्लस F3 हमने कितना निकाला, 25 √3 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो ये कटेगा, यहाँ पे 25 है, 25 उधर जाएगा, दैट विल बिकम 90 माइनस 25। सो कॉट थीटा, प्लीज ध्यान देंगे, कॉट थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 25 डिवाइड बाई 25 √3, ठीक है। दैट विल बिकम tan थीटा इज इक्वल टू 25 √3 बाई 65, और यू कैन से 5 √3/13। अब यहां से हमें कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड फाइनली आपको 34 मिलेगा, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 16? Yes, sir. कैसे करना समझ में आ गया? ओके। नो, कैसे करना वो तो क्लियर है। यहाँ पे एंगल थोड़ा सा अजीब से दे रखे हैं, तो सर ऐसे कैसे, तो जब ऐसे एंगल आपको वैसे आते नहीं है, आपको नॉर्मल टाइप के एंगल आएंगे जो कि हमारा रेगुलर यूज का होता है, ठीक है।
समझ गए यहाँ तक बात? चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 वॉज डन। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 18 बेटा? क्वेश्चन नंबर 18, यस। अरे रे, मुझे पता है तुमने क्वेश्चन नंबर 18 क्यों किया है, मुझे बदला है। तुम क्वेश्चन नंबर 18 इसलिए दिए हो ताकि मैं तुम्हारे सामने कैलकुलेशन करूं, ठीक है? आप ध्यान से देखें, खुद ही सारे एंगल क्या ऐसे दे रखे हैं जो कि थोड़े से इधर उधर के हैं, है ना? तो यूज कैलकुलेटर बेटा, इसमें इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये आपको आता होगा। आई थिंक कंपोनेंट करना है ना सारे। यस और नो? बच्चों, यहाँ पे कंपोनेंट आप कर सकते हैं ना, यस। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर का। हाँ सर। हाँ, तो डू इट, डू Yes. इट। यहाँ पे जो एंगल्स वगैरह हैं वो आप क्या करेंगे? आप एंगल्स को पुट करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 आप में से किसी ने नहीं पूछा, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। क्वेश्चन नंबर 19 में करेक्शन होना चाहिए बेटा, बिना करेक्शन के आपने सॉल्व कर लिया क्या उसे? नहीं। नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व किया था क्या आप लोगों ने? नहीं। नहीं सर। नहीं किया था तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 समझा देता हूँ। पहले तो करेक्शन कर लेंगे कि यहाँ पे p जो है x की वैल्यू cos t है, p cos t है। ओके, डन। नाउ अब देखो यहाँ पे तुम्हें बोल क्या रहा है। p cos t आपको दिया क्वेश्चन नंबर 19, आपसे बोल रहा है एंगल बिटवीन f एंड p, एंगल बिटवीन f वेक्टर एंड, ठीक है, एंगल बिटवीन f वेक्टर एंड p वेक्टर की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे p वेक्टर को लिख क्या सकते हैं हम लोग? क्या p वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ 2 cos t आई कैप प्लस 2 sin t j कैप, ठीक है? तो f वेक्टर क्या होगा? तो तुम बताओ मुझे, क्या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ? इट स्टेट्स दैट फोर्स इज रेट, है ना, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यही पढ़ा है ना बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो क्या मैं इसे यस। फोर्स को ऐसे लिखा करता था पहले, डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी? यस और नो? यस। तो फोर्स हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। पर अगर ये डेल्टा बहुत बहुत छोटे होते तो क्या ये लिखा जाता डी पी डिवाइड बाय डी टी? क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? Yes. तो अगर ऐसा है तो तुम मुझे बताओ, क्या फोर्स हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? ना, यही वाले बच्चों आप लोग मुझे पहले एक बार फिर से रिकॉल कराओ कि क्लास में डिफरेंशिएशन हुआ है कि नहीं? नो सर। नहीं। सर। नहीं हुआ है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया। मैं आपको क्या करता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है? आप इससे समझेंगे और फिर जब हो जाएगा तब उसे फिर इस्तेमाल कर लेंगे। अंडरस्टूड? ना, आइडिया क्या है देखो ध्यान से। ये रहा कि जब ये डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा 2 cos t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन टी आई कैप, और साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t j कैप। क्लियर हो गया? इज दिस ओके? Yes, sir. cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी होता है और साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t होता है। चलो, अब तुमसे पूछा गया एंगल बिटवीन f एंड p बताइए। तो एंगल बिटवीन f एंड p वेक्टर क्या हो जाएगा? दोनों को अब क्या करना है एंगल निकालने के लिए? एंगल निकालने के लिए क्या हम लोग यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू p वेक्टर डॉट f वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर डॉट f वेक्टर करेंगे, है ना? एक तो ये मेथड हो सकता है, या अगर दूसरा देखा जाए तो मैं क्या साफ साफ यहाँ देख पा रहा हूँ बेसिकली कि ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे जीरो हो जाएगा, है ना? क्या p वेक्टर डॉट f वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें ऐसा फीलिंग आ रहा है कि जीरो होगा कि नहीं होगा?
सोचो एक बार, देखो जल्दी से, बस देख के बताना जीरो होगा या नहीं होगा। पी वेक्टर डॉट एफ वेक्टर की वैल्यू जीरो हो रही है, आपको दिख रहा है क्या ऐसा? यस सर। Yes, तो sir. अगर ये दोनों जीरो हो रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 90। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, क्या आपको आइडिया लगा बेटा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडिया क्लियर हुआ? इट वॉज बेसिकली कि नहीं आपको सर। पहले पी वेक्टर, इस इसमें बोला जा रहा है बेटा, पी वेक्टर का इस्तेमाल करके पहले एफ वेक्टर निकालो, और फिर उससे आप देखिए कि यहाँ पे एंगल क्या होगा। तो यहाँ पे आप दो फॉर्मूले अप्लाई कर सकते थे, लगा सकते थे, कॉस थीटा इज इक्वल टू पी वेक्टर डॉट एफ वेक्टर डिवाइड बाई पी इंटू एफ, ठीक है। लेकिन जब पी वेक्टर डॉट एफ वेक्टर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगा। समझ गए? अंडरस्टूड? इसमें, इस पूरे सिस्टम में सिर्फ आप एक ही चीज नहीं जानते हो, सर ये डीपी वेक्टर बाई डीटी अपने कैसे किया। बाकी सारी बात आपको पता है कि एंगल कैसे निकालते हैं। तो मैंने बस आपको ये एक्स्ट्रा बताया है, दिस वन, जस्ट आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, बाकी तो आपको पता ही था। तो ऐसा बोलना कि सर समझ नहीं आया, दैट इज रॉन्ग। अंडरस्टूड? यहाँ पे कॉस थीटा के थ्रू ही तो काम करना है ना भाई। बस क्या नया आया भाई, मैंने आपको एफ वेक्टर निकालना सिखाया। एफ वेक्टर भी कोई नई चीज नहीं है, आप जानते हैं पुराना ही भाई। क्या है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, दैट मीन्स डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यानी डी पी बाई डी टी। तो डिफरेंशिएशन करने का तरीका ही सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको पता नहीं था। अंडरस्टूड हो गया? Yes, sir. Yes, यस सर। sir. फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इसमें सिर्फ डिफरेंशिएशन का पार्ट अगर छोड़ दिया जाए, बाकी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं हुआ हो तो आप मुझे बोलिए कि सर ये पार्ट कैसे हुआ, बताएं। डिफरेंशिएशन के पार्ट को छोड़ करके। सर पी और एफ का प्रोडक्ट जीरो कैसे आया? बेटा वो डॉट प्रोडक्ट है ना, तुम्हें डॉट प्रोडक्ट करना आता है? हाँ। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे बच्चा हम लोग? क्या डॉट प्रोडक्ट में आई कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई और जे कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे? देखो, यहाँ पे हाँ। टू कॉस टी है, तो हो जाएगा फोर कॉस टी साइन टी। निगेटिव में जे कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे तो फोर कॉस टी साइन टी। पॉजिटिव में क्या दोनों का आंसर जीरो आएगा? हाँ, जीरो आएगा। ये तो देखने पे ही लग रहा है ना यार, देखने पे नहीं दिख रहा है क्या? इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत थी क्या बच्चों? नहीं सर. है ना, ये सामने से ही दिख रहा है, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 आपने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अ फोर्स acting on a particle 2i cap plus 3j cap newton, work done by this force is zero when the particle is moved on the line, when the particle is moved on the line 3y plus kx is equal to 5. Here value of k is okay. एक बात बताओ बच्चों, एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, क्या आपको ये पता है कि tan थीटा हमारा स्लोप होता यस सर। Yes, sir. यस सर। है ना? और अगर एक स्लोप इधर की तरफ है और दूसरा स्लोप इधर की तरफ है, ठीक, अगर ये एंगल थीटा है और ये 90 है, ध्यान देना मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तो क्या ये हो जाएगा tan थीटा और ये वाला हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा? होगा? यस सर। यस सर। है ना? और tan 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा? माइनस कॉट थीटा क्या? Yes, sir. यस सर। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या -1 मिलेगा? हाँ. यस सर। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं,
तो इनका जो स्लोप होगा उनका मल्टीपल की वैल्यू -1 होगी, बराबर। क्या जो मैं बताने की कोशिश किया वो समझा आपको बेटा? यस सर। यस सर। ये आपको बताया जाता है मैथमेटिक्स में, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। क्या इतना क्लियर हुआ कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन स्लोप्स मल्टीपल ऑफ देयर स्लोप विल बी इक्वल टू -1। ठीक है। या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि टू लाइंस, द स्लोप ऑफ टू लाइंस मल्टीपल ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइंस इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बराबर। यस। ओके। तो अब मेरे को ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई। तो फिर फाइनल बात करना चालू करते हैं। मुझे फोर्स क्या बताया गया बेटा? फोर्स बताया गया 2i कैप प्लस 3j कैप, बराबर। और मुझे लाइन की इक्वेशन क्या दी गई है? मुझे लाइन की इक्वेशन दी गई है 3y प्लस kx = 5। डन। हाँ है ना? अब अगर ये बात हो गई है, तुम मुझे बताओ यहाँ पे क्या मुझे tan थीटा मिलेगा? दैट इज इक्वल टू 3/2, है ना? सर ये कैसे हो गया? अरे तुम देखो ना भाई, क्या फोर्स को हम लोग एक्स और वाई पे ऐसे लिखेंगे, तो वाई पे, एक्स पे मिलेगा अपने को 2, और वाई पे अपने को मिलेगा 3। तो अगर मैं ये बनाऊंगा तो थीटा की वैल्यू क्या 3/2 लिखी जाएगी कि नहीं, tan थीटा की वैल्यू? जल्दी बताइए, 3/2 लिखेंगे या नहीं यस लिखेंगे? सर। यस। यस सर। नाउ यहां से देखो बेटा, ये जो स्टेटमेंट है y, तो उसको तुम क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू -k/3x + 5, है ना? अच्छा, रिसेंटली मैंने क्लास में आपको समझाया था कि ये क्या टर्म होता है बेटा, x के साथ वाला टर्म क्या होता है? क्या x के साथ वाला टर्म स्लोप होता है? यस सर। हाँ। यस सर। ये पहला वाला स्लोप हो गया m1, ये दूसरा वाला स्लोप हो गया m2। अब एक कंडीशन देखो, क्या कंडीशन के हिसाब से बोल रहा है बच्चा? कंडीशन के हिसाब से बोल रहा है कि 21 या 20 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 20 में बोल रहा है बेटा कि वर्क डन बाय दिस फोर्स इज 0। वर्क डन बाय दिस फोर्स इज 0। और दूसरी बात क्या बोल रहा है बेटा? एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो अगर वर्क डन 0 है और एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर की वैल्यू 0 है, तो क्या एफ वेक्टर और डी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे? यस सर। है यस ना? सर। तो अगर ऐसा है, अच्छा डी वेक्टर की तरह, डी वेक्टर तो इस लाइन के अलॉन्ग है ना, तो अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से m1 × m2 = -1, क्योंकि क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलैरिटी की वजह से, बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलैरिटी। या फिर एज बोथ एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज 0, therefore f vector is perpendicular to d vector, so m vector dot to m2 vector is equal to -1। तो m1 कितना है बेटा? 3/2। m2 कितना है? -k/3 इज इक्वल टू क्या है बच्चा? -1 है। ठीक है, इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, निगेटिव साइन को कट कर देगा, तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 20 इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 तो यार सीधा डायरेक्ट पढ़ो और आंसर लगाओ वाला क्वेश्चन है, देखो ना प्लीज। क्या तुमको दिया है कि बी ए जो है वो x + y है? तो अगर bA x + y है, तो क्या आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो लिखने को क्या मिलेगा बच्चा? y इज इक्वल टू -(x+1) ना। इसका मतलब इसका स्लोप क्या है? निगेटिव है, -1 है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा ना बच्चों। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप +1 हो जाएगा।
इसका मतलब ये क्या होगा, क्या इसका आंसर हमारा ये वाला मिलना चाहिए, ऑप्शन ए, आई कैप प्लस जे कैप। प्लस वन का मतलब ही सिंपल सा है कि एंगल यस फोर्टी सर। फाइव डिग्री होगी। अगर एंगल 45 डिग्री, इसका मतलब कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर यहाँ पे आई कैप है तो यहाँ पे जे कैप ही होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चा, सेम रहेगा ना। समझ में आया? यस सर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बी ए का स्लोप मिला मुझे -1, तो AC का स्लोप मुझे मिलेगा +1। +1 होने का मतलब है कि tan थीटा की वैल्यू 1 के बराबर। अगर tan थीटा की वैल्यू 1 के बराबर, इसका मतलब एंगल क्या हो जाएगा बच्चा, 45 डिग्री। एंगल 45 डिग्री हो गया, इसका मतलब कि एक्स कंपोनेंट ऑफ रे एंड वाई कंपोनेंट ऑफ रे मस्ट बी इक्वल। तो अगर एक आई कैप है तो दूसरा जे कैप होगा ही होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होने हैं, इक्वल होने हैं। तो अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 22, एज सच आप लोगों ने मुझसे पूछा नहीं है, मैं बताऊंगा नहीं, बस आप लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। बिटवीन ए एंड बी पूछा गया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपसे पूछा गया है। बताना चाहिए क्या मुझे? हाँ। नो सर। हाँ बहुत सर। लंबा यार, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ना। तो एक काम करेंगे, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। आपको करना है इन दोनों का क्रॉस, फिर आपको करना है इन दोनों का क्रॉस। क्योंकि परपेंडिकुलर है, सॉरी क्रॉस बोला मैंने, क्योंकि परपेंडिकुलर तो इन दोनों का क्या करोगे, डॉट करोगे। और इनका क्या करोगे, डॉट करोगे, जीरो आएगा ना। हाँ। और फिर आप क्या करोगे, ए और बी के बीच में रिलेशन निकाल करके ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। समझ में आया? ये करना खुद से, एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं आपको आफ्टर इन क्लास या फिर आप नेक्स्ट सेशन कभी आप पूछोगे बता दूंगा। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं, क्लास को लेवल डी कंप्लीट कर लेते हैं। फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू ए बी बी सी टू सी ए एक्ट along the sides of triangle ABC in order, then resultant represented in the magnitude and direction as। तो इसका पूछा गया बच्चा, रिजल्टेंट क्या होगा इसका। तो तुम अगर मुझे बताओ, ये ए बी है, अगर अगर ये ए है और ये हमारा हो गया बी, ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए बी वेक्टर, दिस इज ए बी वेक्टर। देन ये ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लेट अस से दिस इज सी वेक्टर। ये पॉइंट हमारा सी हो गया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी सी वेक्टर। ना आपसे बोल रहा जो आखिरी वाला वेक्टर है वो सी ए वेक्टर नहीं है, वो टू सी ए वेक्टर है। दैट मीन्स ये इधर से चला तो था पर यहाँ रुका नहीं, ये और आगे गया, ये और आगे जा करके यहाँ पहुंचा, तो दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ सी ए वेक्टर, बराबर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस सर। नो एक बात बताओ, अगर तीन वेक्टर सिर्फ यहां तक होता तो क्या आंसर जीरो हो जाता? अगर सिर्फ यहीं तक बात होती, घूम करके इधर से घूम करके अगर सिर्फ यहीं तक आता, तो हमारा रिजल्टेंट क्या मिलता, रिजल्ट अपना होता जीरो। जीरो। बट वो आगे भी गया ना, यहाँ तक गया हुआ है। जब ये यहाँ तक गया हुआ है, इसका मतलब क्या, सीए तो यहीं रह गया, लेकिन सीए और बच गया ना, 2CA था, तो सी ए वेक्टर यस। बच गया। फाइनल जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा अपना, वो क्या हो जाएगा, ए, सी ए। समझ गए बेटा? यस सर। चलो फिर, यस सर। तुम्हारा लेवल डी कंप्लीट हुआ यहाँ पे। ठीक है, लेवल डी इज completed. Now let's start with level। सर हाँ बेटा।